अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को बड़ी ही डिटेल से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू के कुछ लेक्चर्स के अंदर थ्योरी पर ज़्यादा बात हो रही होगी और तीसरे और चौथे लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्यूटेशन वाला पार्ट भी आपको करके दिखाएं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं उनको भी समझने में आसानी हो। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले देखें या समझें कि भाई व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी इज़ वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरटेक बिजनेस टुगेदर एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है ना। कंपनी क्या होती है? कंपनी वो ग्रुप होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और इस बात पर एग्री होते हैं या एग्रीमेंट करते हैं कि हम प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर करेंगे। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जो कि बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ठीक है ना। कारोबार करने या फिर नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए, यानी कि जिसका मकसद कारोबार करना नहीं है। तो इसको क्या कहते हो आप? इसको कहते हो आप कंपनी। अब कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं। सबसे पहली कंपनीज ऑर्डिनेंस। ठीक है, यानी कि जो कंपनीज जो गवर्न की जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, वो कुछ प्रोविज़न और लॉज के को ख्याल या उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है वो कौन सा है? वो है 1984 का, जिसके तहत कंपनीज बनाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड फीचर जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि आप और आपकी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस सब फॉलो किए जाएंगे। नीचे थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, यानी कि आप एक अलग इंसान हो, इसी तरीके से आपकी कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, एक ह्यूमन बीइंग है। आप इसको इस तरीके से समझ लें। उसके बाद आपके पास फोर्थ जो फीचर है वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है ना। यानी कि जिस बंदे के जितने शेयर्स होंगे या कंपनी में जितना हिस्सा होगा उसको इतनी ही लायबिलिटी पे आउट करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा वो पे नहीं करेगा। तो इसका ये फीचर है कि इसमें लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद फिफ्थ क्या कह रहे हैं? ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, उसको हमें कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ता। ठीक है, पैसा लगाया, दुकान खोली, बिजनेस स्टार्ट। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। यहाँ पर पहले आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है और एसोसिएशंस वगैरह होती हैं, उनसे आप रजिस्टर्ड होगे, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सिक्स्थ क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। ये जो कंपनीज होती हैं वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से सुपरवाइज्ड होती हैं। अब वो कौन सी होती हैं? वो होती है जिसको कहते हैं SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या करती है? ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है। SECP जो है वो कंपनीज को रजिस्टर्ड करने के बाद फिर क्या करती है? वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनी
और दूसरे NBFIs को क्या कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है। उसके अलावा ACCP क्या करता है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट भी करता है। उसके अलावा ये इस चीज़ का भी ख्याल करता है कि अनफेयर ट्रेड्स तो नहीं हो रही हैं, कोई फ्रॉड वाली ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रही हैं, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा ये रेगुलेट करता है या मॉनिटर करता है कंपनीज़ की अमलगमेशंस को, अब्सॉर्प्शंस को और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़ को। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो बड़ी कंपनीज आपस में मिल रही हों, तो दो बड़ी कंपनीज आपस में मिल रही हों तो उसको क्या कहा जाता है, अमलगमेशन। अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि किसी कंपनी के अंदर चेंज आ जाना, यानी कि वो अपने कैपिटल की चीज़ों को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जो चेंज करती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हमने बात की कि कंपनी क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और कंपनी की टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो जनाब, कंपनी की हैं 3 तरह की टाइप्स। कंपनी की हैं 3 तरह की टाइप्स। पहली टाइप कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकंड क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और उसके बाद क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की 2 टाइप्स हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो हम बात करते हैं, तीनों को मैं बताता हूं कि क्या है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी होती है, वो कंपनी जो कि कुछ मेंबर्स मिलकर बनाते हैं और उसके अंदर लायबिलिटी जो होती है वो शेयर ऑफ द ओनर के हिसाब से लिमिटेड होती है, यानी जितना ओनर का शेयर होगा उतना ही लायबिलिटी वो पे करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो वो कंपनी जो यूजुअली फॉर्म की जाती है किस लिए भाई, चैरिटीज़ के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, क्लब्स। इसके अंदर भी जो लायबिलिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ द मेंबर क्या होती है, लिमिटेड होती है। उसके बाद अगर हम अनलिमिटेड कंपनी की बात करें, जो हमारी तीसरी टाइप है, वो कंपनीज होती हैं जिसके अंदर हर मेंबर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होता है अपने डेट्स के लिए, अपनी लायबिलिटीज़ के लिए और या कंपनी की लायबिलिटीज़ के लिए। तो ये कॉरपोरेशन जो होती हैं वो रेयरली, बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, यानी कि जितना डेट होगा उनको उतना पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमारा जो डिस्कशन है ज़्यादातर वो इन दोनों पर होगा और उसमें इन दोनों में से भी पब्लिक लिमिटेड के ऊपर ज़्यादा होगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर जो पहली टाइप है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका मायना क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कुछ मेंबर्स मिलके फॉर्म करते हैं और इसके अंदर लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द शेयर्स क्या हो रही होती है, लिमिटेड होती है। और इसके आगे मैं आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस क्या है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसको कुछ मेंबर्स बनाते हैं और ये लायबिलिटी इसकी अकॉर्डिंग टू द शेयर्स क्या होती है, लिमिटेड होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनाब जो है वो क्या है, वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट कंपनी अलग होगी तो पब्लिक वही है जो प्राइवेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो शेयर्स हैं ना वो क्या होते हैं, वो जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, जबकि प्राइवेट में पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस जगह हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कंपनी की मेन 3 टाइप्स हैं और उसके अंदर जो पहली टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसकी 2 टाइप्स हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्या डिफरेंस है, किन चीज़ों का डिफरेंस है। 5 चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का डिफरेंस है,
अच्छा जी, कैपिटल के डिफरेंस की बात करें अगर, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए वो 1 लाख रुपए होना चाहिए, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कैपिटल की बात करें तो वो कम से कम भी 5 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। सेकंड डिफरेंस की बात करें डायरेक्टर्स की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। एटलीस्ट का माना होता है कम से कम 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो तो चलेगा। और जबकि पब्लिक लिमिटेड की बात करें तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उसके नाम के आगे, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की आइडेंटिफिकेशन है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो उसके नाम के आगे जस्ट लिमिटेड का वर्ड लिखा हुआ होता है। उसके बाद अगर हम मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम कम से कम 2 मेंबर होते हैं उसको बनाने के लिए, जबकि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पीपल या मेंबर होते हैं वो 50 होते हैं। ठीक है जी, यानी कि तादाद फिक्स है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हों उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें दैट इज ट्रेडेबिलिटी, यानी कि आप अपने शेयर्स को दूसरी तरफ ट्रेड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को जनरल पब्लिक को ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उनको बेच नहीं सकते, उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर आप जनरल पब्लिक को बहुत आसानी से शेयर्स क्या करते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, ट्रेड कर देते हो। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है SECP, उसके बारे में तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स पिछली स्लाइड्स के अंदर वैसे ही एक्सप्लेन करके बता दिए कि ये क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं उसके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करने वाले हैं, ताकि वो कंपनी को गवर्न कर सके और किन लॉज के ऊपर बात होगी या कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनके ऊपर कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज जस्ट लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। ये एविडेंस होता है कि भाई कंपनी जो है वो प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो चुकी है और ये अब स्टार्ट यहाँ पर मतलब कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है। इसको आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये की डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी होता है, बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स है। इसके अंदर आपके पास जो क्लॉजेज लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं कि नेम ऑफ द बिजनेस क्या है, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या है, आपके कैपिटल की डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, सब्सक्रिप्शंस मौजूद होती हैं, लायबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं कंपनी को फॉर्म करने से पहले। थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इसके अंदर जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लिख रही होती है, यानी कि इसके अंदर डायरेक्टर्स की क्या पावर होगी और बाकी ऑफिसर्स की क्या पावर होगी वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। वोटिंग राइट्स क्या होगा, AGM एनुअल जनरल मीटिंग कब कब होगी, शेयर ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसीजर होगा, अकाउंट्स की मेंटेनेंस किन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, ऑल्ट्रेशन बिजनेस के अंदर कब कर सकते हैं,
वाइंडिंग अप प्रोसेस किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपके पास अक्सर थ्योरी में, एमसीक्यूज़ के अंदर और उसके अलावा क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है प्रोमोटर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सबसे पहले मैं प्रोमोटर्स को डिफाइन करूँगा और फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। तो प्रोमोटर्स क्या हैं, वो स्पेशलाइज्ड कैपिटल मैनेजमेंट एंटिटीज़ होती हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो कि कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। वो कंपनी की फिजिबिलिटीज़ प्रिपेयर करते हैं, सूटेबल एडवाइजेस देते हैं कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, और उसके अलावा वो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होंगे जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, और अंडर राइटिंग्स कैसे होंगी। या इसको आप सिंपली इस तरीके से समझें कि प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कि आपकी कंपनी को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, तो जो टर्म है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की वो उन तमाम इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होती है जो कि प्रोमोटर्स कंपनी को कंप्लीट करने से पहले इनकर्ड करते हैं, यानी कि कंपनी बनाने से पहले जितने भी खर्चे अखराजात किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या शामिल होता है, पब्लिक ऑफरिंग है, लीगल फीस है, प्रोस्पेक्टस कैसे बनेगा, तो ये सारे खर्चे अखराजात इसके अंदर शामिल होते हैं। ये एक्सपेंसेस जो होते हैं वो साइजेबल होते हैं और कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले इनकर्ड किए जाते हैं। तो इस वजह से ये एक्सपेंसेस जो हैं एज एन एसेट क्लासिफाइड किए जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है शेयर। शेयर क्या है, शेयर एक यूनिट है जो कि मेजर करता है, किस चीज़ को मेजर करता है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी को, कि आपकी कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कंपनी का कैपिटल है 5 लाख रुपए और आपका एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो 5 लाख को 10 रुपए से डिवाइड करूंगा तो 50,000 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन शेयर्स आपकी कंपनी की वैल्यू 50,000 है, इन रुपीज़ आपकी कंपनी की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। तो शेयर क्या है, वो यूनिट है जो कि आपकी कंपनी के कैपिटल को मेजर करता है। उसके बाद शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। शेयर आप समझ गए तो शेयर कैपिटल भी समझ जाएंगे। शेयर कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होता है जो कि स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। अभी हम करके आए। और ये जो शेयर है वो रजिस्टर्ड होता है एससीसीपी से। एससीसीपी भी मैंने डिफाइन कर दिया, अच्छे से आप समझ गए होंगे। कुछ वैल्यू पर, जो मैंने बोला ना 10 रुपये हो, तो वो 10 रुपये पार वैल्यू कहलाती है। आपकी शेयर की फेस वैल्यू कह लें, पार वैल्यू कह लें, उसके ऊपर ये रजिस्टर्ड होता है कि भाई इतने आपका शेयर वैल्यू रखता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम बात उसी एग्जांपल को रखते हैं कि भाई आपकी कंपनी का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है, और जो 5 लाख रुपए आए वो कैसे आए, वो 50,000 शेयर इशू करके आए हैं। तो 50,000 शेयर को अगर मैं डिवाइड करूं 5 लाख से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपये आ जाएगी। ठीक है ना। और या फिर आप शेयर को उल्टा कर लें, शेयर कैपिटल निकालने के लिए तो शेयर को मल्टीप्लाई करवा लें पार वैल्यू से, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। पार वैल्यू निकालनी है तो शेयर कैपिटल टोटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाता है, पार वैल्यू आ जाती है।
ठीक है जी। उसके बाद 10th टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल को आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है कंपनी की जो कि आप इशू कर सकते हो, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है वो 50 लाख की अमाउंट से जो है वो रजिस्टर्ड हुई, ठीक है जी। इसके और मेरा एक शेयर 10 रुपये का था, मैंने डिवाइड किया, इसका मतलब मेरी कंपनी की वर्थ इन शेयर्स 5 लाख रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 5 लाख से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकता, या इन अमाउंट्स बात करूं तो 50 लाख से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकता। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। जबकि पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल वो आउटस्टैंडिंग कैपिटल होता है जिसके अगेंस्ट शेयर इशू किए जाते हैं और आपके कैपिटल को रेज किया जाता है, ठीक है ना। मैंने पहले साल जो है वो 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपये के, तो मेरे पास 10 लाख आए, फिर 50,000 किए तो फिर 5 लाख रुपए आए। तो इसको क्या कहा जाता है? पेड अप कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हम 2 काइंड्स की बात करेंगे, एक ऑर्डिनरी शेयर्स की और एक प्रेफरेंस शेयर की। ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स जो हैं वो हेल्ड करते हैं, उनके पास होता है, ठीक है जी। और इनके पास जो यानी कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है कि भाई जनरल मीटिंग कब अटेंड करनी है, इलेक्शन कब करने हैं, ठीक है, और डायरेक्टर्स की और न्यू रेजोल्यूशंस कब कब लेकर आनी है। और उनके पास ये भी राइट होता है कि न्यू शेयर्स कब इशू करने हैं। लायबिलिटी कौन कितनी किस तरीके से बेयर करेगा इन केस ऑफ द लिक्विडेशन। और उसके बाद वो क्या लास्ट पॉइंट आप ऐसे समझें कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो लास्ट ग्रुप होता है जो कि एक फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड को रिसीव कर रहा होता है। इनको डिविडेंड्स तो मिलते हैं लेकिन बिल्कुल लास्ट में जाकर मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर की या प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? वो बिग कॉरपोरेशंस एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को हाइब्रिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर हैं वो बोथ इक्विटी और डेट्स का एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके फ़वाइद क्या होते हैं कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती डिविडेंड्स पेमेंट के लिए, ठीक है जी, और बोरोइंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। ये कोई एसिड में चेंज नहीं आता इनकी वजह से। अच्छा, डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्टली सोर्स है फाइनेंस की, और उसके अलावा स्किपिंग डिविडेंड रिगार्डेड मार्केट इमेज है। और फिर मज़ीद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रेफरेंस इन क्लेम्स है, ठीक है जी, यानी कि सबसे पहले इनकी मतलब ख़ास तरीके से ट्रीटमेंट है और सबसे पहले इनका राइट होता है कि इनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है जी, इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है। और इसी तरीके से इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब आप अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहे होते हो तो ये जो शेयर होल्डर हैं इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, या ये क्लेम करते हैं कि भाई हमें हमारा कैपिटल वापस कर दिया जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी हो गई 11 टर्मिनोलॉजीज, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है किस चीज़ का प्रोसेस है, कि हम शेयर्स को कैसे इशू करते हैं। अच्छा, इशू तो कर लिया, अब उसको अलॉट कैसे करेंगे, यानी कि अपने कैपिटल का पार्ट कैसे बनाएंगे, या किन लोगों को कितना देंगे। और स्लाइड जो है वो आगे हो गई है, बहरहाल मैं इसको पीछे कर देता हूँ। और अलॉट कैसे करेंगे और रिटर्न कैसे देंगे। रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है हम उनको डिविडेंड्स कैसे देंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि हमने क्या किया कि भाई मैंने कंपनी खोली, आओ भाई मेरे शेयर्स ले लो,
हाथ के हाथ बिकवा दिए, नहीं, उसका मुकम्मल एक प्रोसीजर है जो कि आपको यहाँ पर ये चारों पार्ट्स के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो पहला पार्ट क्या होता है कि सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इन्वेस्टर्स को या जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कि भाई आप आकर हमारे शेयर्स परचेज करें, ठीक है ना। ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर डिटेल्स पब्लिश की हुई होती हैं मैनेजमेंट की तरफ से, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, ताकि उसमें ये मेंशन किया जाता है कि भाई हमारे शेयर्स की क्या वर्थ है, हम क्या काम कर रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर्स जल्दी से जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपके शेयर्स को ख़रीदने की कोशिश करें। सेकंड जो आपका पार्ट होता है वो एप्लीकेशंस का होता है, यानी कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपने एडवर्टीजमेंट कर दी अपने शेयर्स की, और उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो इन्वेस्टर देते हैं, ठीक है ना। इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं थ्रू एप्लीकेशन। तो उसके बाद क्या होता है कि 3 केस होते हैं। एक होता है फुली ओवर और अंडर सब्सक्राइब का, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बहरहाल यहाँ पर जो है मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि आपको एप्लीकेशन रिसीव्स होती हैं इन्वेस्टर्स या पब्लिक की तरफ से, ठीक है जी, थ्रू बैंक्स, ठीक है ना। यानी कि आपने जब शेयर इशू किए या प्रोस्पेक्टस इशू किया तो इन्वेस्टर एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। तो आप ऐसे ही उठाकर उनको शेयर्स नहीं दे देते, बल्कि पहले उनकी एप्लीकेशंस को चेक करोगे कि भाई किसका हक ज़्यादा बनता है शेयर्स देने का, या किसके पास पैसा ज़्यादा है, वो जो शेयर जिसको आप देंगे वो हमें उस पर वक्त पर पेमेंट करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट। सक्सेसफुल जो एप्लीकेंट्स होते हैं, यानी कि जिनकी एप्लीकेशंस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। कैसे अलॉट किए जाते हैं? CDC के थ्रू, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के थ्रू। द CDC जो है वो मेंटेन रखता है हर एक इंडिविजुअल का कि किसको मैंने कितने शेयर्स दिए हैं, और या किसके पास, किस इन्वेस्टर के पास या किस इंडिविजुअल के पास कितने कितने शेयर्स मौजूद हैं। फिर लास्ट पार्ट जो आपके पास होता है वो होता है डिविडेंड्स का। डिविडेंड्स जो होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टर ने जितने शेयर्स खरीदे उसके ऊपर उसको रिटर्न मिलेगा आउट ऑफ कंपनी। अब ये मिलेगा कब डिविडेंड? कंपनी वर्क करके ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी अर्निंग करेगी उसका पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेगुलर इंटरवल्स के हिसाब से भी किया जाता है, और या तो फिर कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सालाना डिविडेंड दें, इंटरिम डिविडेंड दें, या किसी साल रोक दें। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हायर डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशंस के अंदर होते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था किस चीज़ का? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स का, और उसकी अलॉटमेंट का, और रिटर्न का। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात बोली थी एप्लीकेशंस की, के जो आप ऑफ़र करते हैं और आपके पास जो एप्लीकेशंस आती हैं उसके 3 केस होते हैं। हम चलते हैं उसकी तरफ कि वो 3 केस क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब कि आपका शेयर उसकी वैल्यू पर बिके। 10 रुपये की वैल्यू थी तो 10 पर ही बिका। तो जब आप अपने शेयर को पार वैल्यू पर बेचते हैं तो उसके 3 केस होते हैं। एक होता है फुली सब्सक्राइब, एक होता है ओवर सब्सक्राइब, एक होता है अंडर सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब का माना क्या होता है कि जितनी शेयर्स एप्लीकेशन आपने इशू की है, या आप इसको आसानी से ये कहें या ऐसे समझ लें कि जितने शेयर्स आप बेचना चाहते थे उतनी की ही एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने 2 लाख शेयर्स की ऑफ़र की थी तो 2 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई हैं, ठीक है ना। यानी कि शेयर एप्लीकेशन इतनी रिसीव हों जितनी आपकी इनवाइटेड अमाउंट थी, इक्वल हों दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप शेयर्स
2 लाख बेचना चाह रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन 2.5 लाख शेयर्स की आई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि जो एक्सेस होंगी ना एप्लीकेशन, उसको आप रीफंड कर दोगे और उन लोगों को उनका पैसा वापस कर दोगे। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि जितना आप बेचना चाह रहे थे उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आप 2 लाख शेयर्स बेचना चाहते थे और आपको शेयर्स कितने एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई शेयर के बदले में? 1.5 लाख। तो 50,000 नहीं आई। अच्छा, अब इसमें 50,000 कहाँ जाएंगे? वो 50,000 आप अपने अंडर राइटर्स को दे देते हो। ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर यूजुअली जो है वो बैंक होता है, ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, या कोई इंडिविजुअल होता है। वो बोलते हैं कि भाई आप हमें दे दो, जनरल पब्लिक अगर नहीं ख़रीद रही है तो जब आप इशू करेंगे तो हमेशा इन 3 केसेस का सामना करना पड़ेगा कि फुली सब्सक्राइब के अंदर जितनी एप्लीकेशंस आप इशू कर रहे थे उतनी ही आपको रिसीव हुई हैं। उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट से कम हो। इसके बाद हम चलते हैं उन्हीं तीनों केसेस के ऊपर जो हमने बात की, उनकी एंट्रीज़ के ऊपर। यानी कि अगर वो 3 केस हों तो हमारे पास एंट्री कैसे बनाई जाएगी। इशुएंस एट पार फुली सब्सक्राइब, यानी कि जितने शेयर्स या जितनी एप्लीकेशन आपने इशू की थी उतने ही शेयर आपको रिसीव हुए हैं, इक्वल वाला पार्ट है। ठीक है जी। यानी कि 1 लाख आपने शेयर्स एप्लीकेशन इशू की, उतनी ही रिसीव हुई। तो उस सूरत में क्या होगा कि सबसे पहले शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव जब रिसीव होगा तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की तरफ से पैसा आया है, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है ना। और जब आप इसकी अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जो पैसा आपके पास आया है ना जनाब, उसको आपने कैपिटल के अंदर डाल देना है या उसके अंदर क्लोज कर देना है। तो कैपिटल आपको पता है जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो ये जो शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा आया है इसको आप क्या कर दोगे? डेबिट साइड के ऊपर मूव कर दोगे। तो शेयर्स एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट की बात याद रखें कि शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा अपनी पार वैल्यू से ही क्रेडिट किया जाएगा, चाहे शेयर आपका जितनी ही ज़्यादा वैल्यू से क्यों ना बिक जाए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका क्या होगा? पार वैल्यू से ही क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इशू एट पार ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब के अंदर आपके पास 3 एंट्रीज बन जाती हैं। फुली सब्सक्राइब के अंदर 2 थी। यहाँ पर क्या है कि हमने बात की थी कि जो ज़्यादा एप्लीकेशन होंगी उनको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहली एंट्री तो सेम है, शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव। एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा आएगा, बैंक बढ़ गया, और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। सेकेंड एंट्री जो आप बनाओगे वो रिफंड ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कर दोगे, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट आई है एक्सेस में उसको आप वापस करोगे। जब वापस करोगे तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी? डेबिट, यानी कि आपने एप्लीकेशन उनकी क्या कर दी हैं? वापस कर दी हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाता हुआ चलूँ कि आपने एप्लीकेशन जो देनी थी या शेयर्स बेचने थे वो 2 लाख के देने थे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 2.5 लाख की। तो ये वाली जो पहली एंट्री है वो 2.5 लाख से बनेगी। तो आपने तो बेचने थे 2 लाख शेयर्स, तो 50,000 ज़्यादा है, तो ये वाली एंट्री बनेगी 50,000 शेयर्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 लाख शेयर्स बेचना चाहते थे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2 लाख आएगा। तो 2 लाख से ये तीसरी एंट्री यानी कि शेयर्स अलॉटमेंट की आपने एंट्री बनानी है, यानी कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। 2 लाख शेयर वाला पैसा आपने क्रेडिट करना है, और वो 2 लाख शेयर की जो एप्लीकेशन है वो आपने डेबिट पर कर देनी है। यहाँ पर आप देख लें, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अगर क्रेडिट होगा 2.5 लाख से, या ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट होगा 50,000 से, तो डेबिट क्रेडिट माइनस 250 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है जी।
तो ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐसे 3 एंट्रीज बनाई जाएंगी। उसके बाद हम अपने लास्ट केस की अगर बात करें तो उसमें क्या है, अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब का मतलब है कि जितनी शेयर्स आप इशू करना चाहते थे या बेचना चाहते थे उससे कम शेयर्स आपके क्या हुए हैं, सोल्ड आउट हुए हैं या उससे कम एप्लीकेशंस आई हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो आप बनाते हैं शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव की, बिल्कुल सेम तीनों केसेस में कि भाई बैंक डेबिट होगा और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप 2 लाख शेयर्स बेचना चाहते थे लेकिन 1,50,000 रुपये की एप्लीकेशन आई हैं, तो पहली एंट्री 1,50,000 से जितनी आएंगी ना उतनी की ही आपने पहली बनानी है। रिसीव लिखा हुआ है ना 1.5 लाख, आप बेचना चाहते थे 2 लाख लेकिन क्या हुआ कि 1.5 लाख आई हैं, तो जितनी रिसीव होंगी एंट्री उसी से बनेगी। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो आपने बनानी है वो अलॉटमेंट की बनानी है कि भाई जितना आया उसी को आपने अलॉट कर दिया, ठीक है ना, अलॉट कर दिया कि 1.5 लाख का पैसा आया, 10 के हिसाब से 15 लाख रुपए हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि 15 लाख के पैसे को आपने ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अब जो 50,000 रुपये शेयर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 करें, 5 लाख का अमाउंट है, उसको क्या करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया अंडर राइटर्स को देंगे, यानी वो अंडर राइटर्स खरीद लेंगे, वो आपकी कंपनी का पार्ट बन जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और उसके पैसे को आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करके एंट्री को क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक की बात की है और ये देखा है कि हमारी कंपनी क्या होती है और उसके अंदर इश्यूएंस का पार्ट किस तरीके से किया जाता है, एंट्रीज कैसी बनाई जाएंगी फॉर सिंपल केसेस। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि केस यही रहेंगे, यानी कि ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब। लेकिन अगर आपका जो शेयर है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा का हो रहा हो, प्रीमियम पर जा रहा हो, डिस्काउंट पर जा रहा हो, तो उस सूरत के अंदर आपने एंट्री के अंदर क्या चेंज लेकर आना है और अमाउंट कैसे लेनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर को हम मज़ीद अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें ताकि जिनके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है या जिनको इसमें कन्फ्यूजन होती है तो वो लोग भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या इसके रिगार्डिंग आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कंप्लीटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं।